supposed to introduce to Sanjeev Bhai, but I don't think anybody needs his introduction. But I'm going to tell you a little story before I call him to the stage. In 2012, I was supposed to have half an hour slot to meet him. And once I met him, we almost spent 4 hours consistently talking and discussing. He has a vast knowledge of philosophy of life. He has gone through so much his internal struggle and really જેમ સમુદ્ર મંથન કરીને માખણ આવ્યું છે ને તેમ he has all the spacious thing. And Sanjeev Bhai, you do not need any introduction, and I invite you to have, we are ready for your manthan, the makhan, and please welcome and join us. I just want to add something because about 2 years ago when I retired, I wanted to retire but I was somewhat scared. So I met Sister Shivani, then who introduced me to meditation. And that story is not that important, but અહીંયા આવ્યા 5 દિવસ પહેલાં સંજીવભાઈ gave me so many books to read. And one of the book was his mentor, Vimla Thakkar, and had written a small book about meditation. And when I went to read it, he says, as we all know, meditation is not a meditation. And I said, oh, what's that? Says Sanskrit, in Sanskrit there are 2 words, dhyan and dharana. And we all, and including me, know meditation is only, what we do is only dhyan. And what is dharana? I said, I don't know. So I had a dinner with Sanjeev Bhai yesterday, and I said, Baba, you better enlighten me. Am I on the right path or a wrong path? So here is a Sanjeev Bhai who is going to tell you all about meditation. Thank you. So, good evening everybody. Good evening. I hope सबका दिन बहुत अच्छा गया होगा और बहुत हसीन शाम है. मेडिटेशन का सेशन है. कई लोगों को लगता होगा कुछ बोरिंग ना हो तो अच्छा है. दिन तो अच्छा गया है, शाम भी अच्छी जानी चाहिए. बहुत भारी शब्द बनाया है हमने मेडिटेशन को. थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करेंगे आज. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मेडिटेशन में वही लोग मेडिटेशन कर सकते हैं जो उस तरह उनकी प्यास हो जैसे सूखी ज़मीन की प्यास होती है. समर के बाद बारिश का इंतज़ार होता है. उसी प्यास जब हमारे दिल में होती है तभी ही मेडिटेशन होता है. और अगर प्यास होती है तो मेडिटेशन हो ही जाता है, चाहे हम करें या ना करें. चाहे हम जानते हो खुद कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हो ही जाता है. सेशन का टाइटल है कलेक्टिव मेडिटेशन. कलेक्टिव का मतलब साथ में करना है. कई लोग सहमत नहीं होंगे कि मेडिटेशन इंडिविजुअल प्रोसेस है, कलेक्टिव कैसे करेंगे. तो ये ऐसी बात है जैसे आसमान में सबने देखा होगा पंछी साथ साथ जाते हैं. मुझे आज तक पता नहीं चलता कि कैसे साथ में मुड़ते हैं. सबने देखा होगा. कितनी अद्भुत चीज़ होती है. पंछी भी कर लेते हैं तो हम भी कर सकते हैं. मेडिटेशन बहुत भारी शब्द है, लेकिन मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं उसका एक लक्षण है, बहुत साफ और बहुत सरल एक लक्षण है. वो ये है कि इंसान डेवलप हो रहा है कि नहीं.
इंसान का विकास हो रहा है कि नहीं, उसका प्रफुल्लन हो रहा है कि नहीं। अगर इंसान का प्रफुल्लन हो रहा है, अगर वो एक अच्छे इंसान की तरह उसका विकास हो रहा है, तो वो जाने न जाने पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, लेकिन कोई ना कोई तरह से वो बंदे का मेडिटेशन कहीं हो रहा है। बस फ़र्क ये है कि हम उसको ज़रा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे हम एक कहानी से। आप सब लोग, मानता हूँ मैं, क्लिप्स देख के आए हैं, राइट? छोटी सी क्लिप देख के आए हैं। मार्कस ऑरेलियस नाम का एक सम्राट था, राजा था। उस राजा की कुछ कहानी भी आएगी, क्योंकि मेडिटेशन की जो बात कर रहे हैं वो उनसे कुछ ताल्लुक रखती हुई है। वो राजा था, उनको लास्ट ऑफ द 5 गुड एम्परर्स कहते थे। माने रोमन साम्राज्य जो था, इतिहास में कुछ अगर आपको याद हो, मुझे याद नहीं है, अभी याद किया मैंने, लेकिन हम पढ़े हुए थे रोमन साम्राज्य की बातें। तो करीबन 2000 साल पहले की बात है। मैंने अभी 2020 चल रही है, हमारी जो कलेक्टिव मेडिटेशन की उड़ान जो है वो हज़ारों साल पीछे जाने वाली है। तो एक राजा था जो 121 साल में, माने आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट 121, ये 2020 चल रही है, मैं 121 माने करीबन 1900 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1900 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और उनकी खासियत ये है, उनकी विशेषता ये है कि वो अकेला दुनिया में, आज तक जहाँ इतने देश हैं, इतने राजा, इतने सम्राट हो गए, लेकिन ये अकेला राजा ऐसा है जिसको फिलोसोफर किंग का एक बिरुद मिला है। उनको एक तखल्लुस मिला है। फिलोसोफर किंग माने वो एक ऐसा सम्राट था जो फिलोसोफर भी था। और फिलोसोफर का मतलब होता है वो बहुत सेंटली था, जैसे हम जिनको संत कहते हैं, वैसा एक संत के किस्म का वो आदमी था। 58 साल की उम्र में वो गुजर गया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत दुख सहन किए। 14 बच्चे हुए थे उसके, उसमें से सिर्फ 3 लड़की और 1 लड़का जिया उसके मरने तक, माने बाकी सब बच्चे मर गए। और बहुत ट्रेजिक स्टोरी है उनकी। लेकिन उनके जो आखिरी 10 साल थे, वो आखिरी 10 साल में जब वो बहुत मुश्किलों से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक डायरी लिखी, सिर्फ अपने लिए। डायरी हम अपने लिए लिखते हैं, हम सब, कई लोग डायरी लिखते होंगे। डायरी लिखते वक्त कोई सोचता नहीं है कि ये पब्लिश होगी, क्या होगा। हम हमारे लिए, हमारी खुद की उन्नति के लिए लिखते हैं। तो उन्होंने एक डायरी लिखी। वो डायरी किसी के हाथ में आई और उनके डेथ के बाद वो बहुत सारे लोगों को वो बहुत उपयोगी हुई, उनको बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये कर कर के कुछ 500-700 साल निकल गए। देखो ये उड़ान देखना आप, 1900 साल पहले के राजा की बात है। मरने के बाद 400-500 साल तक उनकी डायरी किसी के हाथ में ना आई। फिर किसी के हाथ में आई, किसी को, उनको बहुत अंदर स्पिरिचुअल, अंदर किसी को पोटेंशियल लगा, तो वो डायरी उन्होंने चर्च में दी। उसकी जो हस्तप्रत है, जो हाथ से लिखी हुई है, उसकी हस्तप्रत उन्होंने चर्च में दी। फिर वो भी कुछ हो गई और उसकी कोई कॉपी निकली। ये पूरा इवॉल्व होते होते अल्टीमेटली 16th सेंचुरी, माने 400 साल पहले पहली बार उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। वो रोमन साम्राज्य था, वो आदमी खुद रोमन था, रोम का सम्राट था, साम्राज्य का वो किंग था, लेकिन उसने जो किताब लिखी थी वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी थी। और उसका पहली बार ट्रांसलेशन हुआ 16th सेंचुरी में। और 16th सेंचुरी में एक बार उसका ट्रांसलेशन हुआ, फिर वो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में वो किताब बहुत पॉपुलर हो गई। बहुत छोटी किताब है, लेकिन आप सोचना कि एक राजा ने 2000 साल पहले एक किताब लिखी जो आज भी जीवित है। इतने सारे सालों सदियों बीत गई, फिर भी जीवित है। और कई लोगों को इंटरेस्ट पड़ेगा इस बात से जान के
कि जो हमारे धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन है, बुद्ध धर्म है, ये सब धर्मों का आविष्कार करीबन 1500 से 3000 साल के पहले हुआ। 1500 से 3000 साल, आज से 1500 साल से 3000 साल पहले ये सब धर्म का आविष्कार हुआ। मानिए जब राजा जब जी रहे थे, जब उनका जन्म और उनका राज चल रहा था, तब सब हम कह सकते हैं कि सब धर्म भी शायद अपने बचपन में थे या उनकी टीनेज चल रही थी, यू नो। तो उसी वक्त एक आदमी ने, उनका कोई धर्म नहीं है, उन्होंने जो किताब लिखी है वो स्पिरिचुअलिटी पर, हर इंसान को के साथ संबंध रखती हुई किताब है, हर इंसान को राह दिखाती हुई किताब है, अपने लिए लिखी है। कहते हैं कि उनका कुछ टाइटल भी नहीं था, और पहली बार लोगों ने उसको जब पब्लिश किया तो लोग सोचते थे कि इसका क्या टाइटल रखे, तो वो उनका वर्किंग टाइटल उन्होंने रखा टू हिमसेल्फ, माने उन्होंने खुद के लिए लिखी थी किताब, अपनी डायरी थी। और उसके बाद की जब जो एडिशंस निकली, बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए, ऑलमोस्ट दुनिया की हर लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन है, वो सब ट्रांसलेशंस का टाइटल रखा गया है मेडिटेशंस। तो ये जो किताब है और उसके जो लेखक है मार्कस ऑरेलियस, उनकी थोड़ी स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज़ मेरी बताना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरे इधर आप भी फील करते हैं कि नहीं, लेकिन शायद बहुत सारे लोग करते होंगे। मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि यार अपनी ज़िंदगी बहुत छोटी है, कैसे बरस निकलते हैं, कैसे साल निकलते हैं, पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी जल्दी ज़िंदगी निकलती है। कभी कभी सोचा ना हो लेकिन दिल में एक फीलिंग सी आ जाती है कि थोड़ी लंबी ज़िंदगी होती तो कितना अच्छा, 80 साल 100 साल जीता है इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल जीता, 1000 साल जीता तो कितना अच्छा रहता, हम बहुत सारा और देख सकते। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि यार मानो अभी 2020 है, 21वीं सदी है, 22वीं सदी में इधर इसमें से शायद भी कोई हो, हम सब ज़मीन के नीचे होंगे या जल के राख हो चुके होंगे। तो 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद कैसी दुनिया होगी, क्या चलता होगा, हमको पता नहीं चलेगा। क्या पता चल सकता है? अगर आज पता चले तो कितना अच्छा। तो अगर हमको ये समझना है हमारी छोटी ज़िंदगी में कि कहाँ से ज़िंदगी चली आ रही है और कहाँ ज़िंदगी जा रही है, तो ये समझने के लिए भी ये मेडिटेशंस किताब बहुत यूज़फुल है। लेकिन आप में ये प्यास होनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी के पहले भी कितनी कैसी कहाँ से ज़िंदगी चली आ रही है, कहाँ तक जाने वाली हमको पता भी नहीं है, तो कैसी होगी ज़िंदगी। तो अगर हम फ्यूचर की ज़िंदगी जानने की कोशिश करें, उससे पहले हम ये तो वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये तो ज़रूर पॉसिबल है, संभव है कि हम पीछे जो हो गया है उसका हम थोड़ा अभ्यास करें। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि आप लोग सब अभी हम बैठे हैं, उसको एम्पी थिएटर बोलते हैं, सबको पता है एम्पी थिएटर शब्द। कितने सारे एम्पी थिएटर बनते हैं आज। आपको ताज्जुब होगा कि रोम में, अगेन सेम राजा की और सेम साम्राज्य की बात कर रहे हैं, वहाँ 1700 साल पहले एक एम्पी थिएटर बना था जिसकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तुलना आज भी हम नहीं कर सकते। आप सोचिए, जो लोग गए होंगे उनको शायद पता होगा, कोलोसियम और बहुत सारी चीज़ें रोम की उस ज़माने की है। ये ऑलमोस्ट मैं उसी एरा की बात कर रहा हूँ जिस एरा में मार्कस ऑरेलियस पैदा हुए थे और जिन्होंने उस वक्त राज किया। तो आप सोचो कि उस वक्त जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थी वो आज भी करना बहुत मुश्किल है। तो 1700 साल में हमने क्या तरक्की की? हाँ बिल्कुल, आज बहुत सारी दूसरे बिल्डिंग्स, दूसरी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन 1700 साल पहले नहीं थी, ऐसा नहीं है। कितना इंसान बदला है, कहाँ बदला है, ये समझने की बात है। आपको ताज्जुब होगा कि उस वक्त भी पार्टीज होती थी, आज भी हम पार्टी करते हैं। उस वक्त भी कुछ ऐसे खेल हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं मनोरंजन के लिए। उस वक्त शायद आपको पता होगा, ये जो साम्राज्य की बात कर रहा हूँ वो जानने के लिए,
ग्लैडिएटर्स नाम का एक मूवी है जिसमें मार्को ऑरेलियस का थोड़ा रोल भी है। तो आप उसमें देखेंगे कि जो ग्लैडिएटर्स थे वो जो शेर होते थे या जो जिसको हम रानी पशु कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, उनको भूखा रखते थे बहुत दिनों तक, और फिर ऐसे ही बड़े स्टेडियम में उनको छोड़ते थे और उनके साथ सैनिक जो तो लड़ते थे। ये सब मनोरंजन के लिए होता था। आज आपको ताज्जुब होगा कि आज 21वीं सदी में भी ऐसे खेल है जो इनह्यूमन है, जो क्रूर जिसको कहे जाते हैं, जो क्रूअल है, जो नहीं होने चाहिए, लेकिन आज भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो वापस मार्कस ऑरेलियस से कुछ 500 साल पहले की बात है, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, वो वहाँ रोम ग्रीक से वो जीतते जीतते इंडिया तक आ गया था, इतिहास अगर आपको पता हो तो। और उस वक्त इंडिया में पोरस नाम का राजा था जिसने उसको हराया था, और फिर वो लौटते लौटते वो मर गया था। लेकिन वो अलेक्जेंडर द ग्रेट करीबन 2300 से 2500 साल पहले वो गुजर गया। उसका डेड बॉडी ढूंढने की अभी कोई प्रवृत्ति चल रही है। नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसको क्या लगा है इतना कि क्योंकि उसका डेथ हुआ, उसके बाद उसको कोई एक जगह रखा था, फिर कुछ राजधानी बदलती रहती है, तो उनका डेड बॉडी कहीं और शिफ्ट किया था। तो एक लेडी ने एकदम उसको ऐसा पैशन आया है उसको कि मुझे इसकी डेड बॉडी कहाँ है, निकालनी है। तो शहर के बीच में सूखा खोद कर के एक जो ज़मीन होती है उसके करीबन 40-50 फीट नीचे से वो ढूंढते हैं, और जब ढूंढते हैं तब पता चलता है कि नीचे ज़मीन के नीचे शहर पूरे दबे हुए हैं। तो मैं फिलोसॉफिकली ऐसा भी सोचता हूँ, आज हम बैठे हैं तो 2000 साल बाद इसके भी ऊपर शहर होगा, हम सब कहाँ होंगे क्या पता। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ हमारा क्या होने वाला है। तो मार्कस ऑरेलियस ने इन सब चीज़ों के पर इतना पावरफुल थिंकिंग किया है, जो एक इंसान की जो प्यास होती है ना कि मुझे ज़िंदगी को जानना है, सिर्फ मेरी नहीं, मुझे पूरी ज़िंदगी को जानना है। ज़िंदगी क्या है, कैसे जी जाती है, मैं कौन हूँ, मैं इधर क्यों आया हूँ, मेरे आने का पर्पस क्या है, मुझे दुख क्यों होता है, दुख न हो ऐसा संभव है। बहुत सारे हमारे सवाल हैं, उसके भी सवाल थे 2000 साल पहले। 2000 साल पहले भी जवाब थे, आज भी जवाब है, सिर्फ ढूंढने वालों की कमी। जो ढूंढता है उसको मिलता है। तो ये मार्कस ऑरेलियस की स्टोरी हम जानना चाहते हैं और उनकी किताब की स्टोरी जानना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि किताब का एवोल्यूशन हुआ। उसने आखिरी 10 साल में जब उसके बहुत सारे बच्चे एक के बाद मर रहे थे, बच्चों का मरना आज जितना दुखद है उतना ही उस वक्त होगा। एक बच्चा मर जाए, माँ बाप के लिए कहते हैं कि इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता जब उनका खुद का बच्चा उनके पहले मर जाता है। माँ बाप को अपने बच्चे की मृत्यु देखनी पड़ती है, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। तो 14 बच्चों में से सिर्फ 3 लड़की और 1 लड़का बचा, बाकी 10 बच्चों की मौत उसने देखी। उस वक्त बहुत सारे जिसको विप्लव कहते हैं, रिबेल्स होते हैं, बहुत सारे वॉर चल रहे थे, ये सब चीज़ों में पॉलिटिक्स चल रही थी। उस वक्त एसासिनेंस बोलते हैं जिसको, एक दूसरों की कत्ल करना, जो राजा लोग करते हैं। अब दूसरे लोगों को राजा होना होता है तो वो हमेशा सब पॉलिटिक्स चलता रहता है। ये सब ज़माना था। आपको और भी ताज्जुब होगा जानने के लिए कि इसी वक्त मैं थोड़ा कनेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप थोड़ा जो भी जानते हो उसके साथ इसको कनेक्ट कर पाए। जैसे शायद मार्कस ऑरेलियस का नाम किसी ने ना सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन भारत में रहने वालों को शायद चाणक्य का नाम पता होगा, सम्राट चंद्रगुप्त का नाम पता होगा। तो चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त से एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और जो पोरस जो को हराया था और जो अलेक्जेंडर ने जो इंडिया पे कब्जा जमाया था उसको निकालने का काम ये वापस 1700-1800 साल पहले की बात है जब चाणक्य थे। देखो बहुत ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। तो हमको लगता है 1800 साल हो गए, फिर भी आज 1800 साल के बाद भी ये सब चीज़ें जिंदा है, डॉक्यूमेंटेड है। हम उसका अभ्यास कर सकते हैं और सोच सकते हैं हम कि 2000 साल क्या होता है, 2000 साल के बाद क्या होगा। तो
ये जो किताब है वो उसने बहुत मुश्किल, बहुत दुख के वक्त में अपने आप को शायद आधार देने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए लिखी। जो किताब है वो एक्चुअली एक किताब नहीं है, एक्चुअली उन्होंने 12 किताब लिखी। ही रोट 12 बुक्स, और 12 किताब में करीबन 488 चैप्टर्स है। एक चैप्टर सबसे छोटा जो है वो 3 शब्द का है, सिर्फ 3 शब्द का एक चैप्टर है, और सबसे लंबे जो चैप्टर है वो करीबन 3 पन्ने के हैं, 3 पेज के हैं। तो ये 12 जो किताब लिखी है कोई कनेक्शन नहीं है, वो जस्ट आदमी अपनी चीज़ लिखता रहता है, वैसे वो लिखते रहते हैं, उसका कोई क्रम नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कई सारी चीज़ें रिपीट होती है, कई बार रिपीट होती है, अलग अलग तरह से रिपीट होती है, वो आपको रेनफोर्स करती है। वो जो चीज़ें होती है वो उनका खुद का स्ट्रगल था। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये 488 चैप्टर है, उसमें से कम आप चुन चुन के अगर वो हीरे निकालेंगे, जो हमारी यूज़फुल है, इंसाइट्स निकालेंगे, कम से कम 50 से 100 ऐसी चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं, जो हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। तो 50-100 चीज़ें तो शेयर नहीं हो पाएगी, लेकिन कलेक्टिव मेडिटेशन का टाइम है, तो एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ आज हम साथ करेंगे। अगर आपको वो यूज़फुल लगती है तो आपको पता है कि किताब तो आज लॉन्च होने वाली है, ठीक है। सो एक मेडिटेशन हम सब साथ में करते हैं। मेडिटेशन करने के लिए मैंने बोला प्यास ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ हम करने जा रहे हैं जो सबसे ताल्लुक़ लगती है, सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक जो मुद्दा है जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ, सब साथ में करने जा रहे हैं, वो ऐसा मुद्दा है जो अगर न जाना तो ज़िंदगी खोने बराबर है। माने जानना न जानना वो ज़िंदगी पाना, ज़िंदगी खोना उसके बराबर है। वो इतना हमारे साथ गहरा ताल्लुक़ रखता है कि उसको समझना कंपलसरी है, एसेंशियल है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो हम सब बहुत नसीब वाले हैं कि ये बहुत जो अच्छा सीक्रेट है वो आपको आज समझ में आ सकता है। बहुत सरल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। खास करके जो हमारे ओएसिस के L3 कोर्सेज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पहले साल में पहली ही वर्कशॉप में एक चीज़ सुनते हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत पावरफुल होती है। वो है नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। ये मेरा भी बहुत फेवरेट है, मैं बहुत बार दिल में बोलता हूँ, नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। मेरी परमिशन के बिना किसी की ताकत नहीं है कि वो मुझे दुख पहुंचा सके, मुझे हर्ट कर सके। बोलने में बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन तो होता ही है कि यार ये कैसे करने का, ये परमिशन कैसे देने की। तो ये प्रश्न के साथ हमारी यात्रा, हमारी जर्नी चलती रहती है। फिर L3 के जो पार्टिसिपेंट्स है 3rd ईयर में आते हैं, तब उनको वापस वही चीज़ सुननी पड़ती है सिद्धांत के तौर पे, और वो ये है दैट नथिंग इज़ गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, ओनली योर थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में कोई भी चीज़ खराब या अच्छी नहीं है, हमारी सोच से ही वो अच्छी या बुरी होती है। तो इन दोनों का कनेक्शन है, वो करने की ज़रूरत होती है। कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए आज का सेशन वापस हेल्पफुल होगा। तो मार्कस ऑरेलियस ये कहते हैं दैट इट इज ओनली अवर ओपिनियन which makes us hurt by anything that is outside। वो कहते हैं कि बाहर जो चीज़ होती है, कुछ बाहर का मतलब क्या होता है, तो या तो कोई इंसान कुछ कहता है, या कोई परिस्थिति होती है, कोई घटना होती है, या कोई चीज़ होती है। कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, या कोई घटना परिस्थिति है जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है और हम हर्ट होते हैं, हम दुखी होते हैं। मार्कस ऑरेलियस ये कहते हैं कि उस घटना ये वो बिल्कुल तटस्थ है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल
उसका कोई पावर नहीं है हमारे पर। हम हर्ट तब होते हैं जब जो होता है उसका कोई ओपिनियन हम दिमाग में फॉर्म करते हैं, और वो ओपिनियन से ही तय होता है कि हम उसके बारे में क्या फील करेंगे। तो वो ये कहता है कि अगर ये जो ओपिनियन है वो अगर हम बदल दें या न करें तो इंजरी या हर्ट गायब हो जाता है। अब ये बात सही है कि गलत है, उसको हमको हमारी ज़िंदगी से ही उसकी कसौटी पे ही हमको उतारनी है और देखना है कि वो सही होता है कि नहीं। उनके हिसाब से कोई भी घटना जहाँ हमें दुख पहुँचता है वहाँ हमको यही एग्जामिन करना है कि उसके बारे में हमने क्या ओपिनियन फॉर्म किया है। वो जो ओपिनियन फॉर्म किया है उससे ही जुड़ी हुई ये हमारी दुख की फीलिंग है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं एग्जाम्पल बताऊं उनका ही एक, उन्होंने कहा जब एक बच्चे की अवसान हुई तो किसी ने पूछा होगा कि डायरी में उन्होंने लिखा है, एक 12 किताबों में से एक किताब में वो ईश्वर को, प्रकृति को प्रार्थना करते हो उस तरह से लिखा है कि मेरा बच्चा क्यों गुजर गया ये मुझे नहीं जानना, मुझे सिर्फ शक्ति कि अगर वो गुजर जाए तो मैं उसका सामना कर पाऊँ, क्योंकि उसका गुजर जाना मेरे हाथ में नहीं है। तो इतने सारे बच्चे गुजरे, इतनी सारी मुश्किल में से वो कैसे गुजरे होंगे, उसकी ये एक साबिती है। मैंने वो बहुत स्ट्रांगली फील करते थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना किया, और उनको वन ऑफ द गुड एम्परर्स इसलिए कहते हैं कि उनके राज्य में लोग बहुत सुखी थे, बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत सारी फ्रीडम दे रखी थी जो हम आज डेमोक्रेटिक कंट्रीज से भी उसकी अपेक्षा रखते हैं और पूरी नहीं होती है कभी कभी। उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते थे इंसान बहुत छूट से, और कभी भी वो उसकी आपत्ति नहीं लेते थे। बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत चाहते थे उनको, उनके जो राष्ट्र के जो लोग थे वो। तो ये मेडिटेशन हम आज करते हैं। तैयार है सब? पहला स्टेप ये है कि आप अपनी आंख बंद कर लें। सब लोगों को रिक्वेस्ट है अपनी आंख बंद कर लें। अब आप कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी व्यक्ति के साथ का कुछ व्यवहार आपके प्रति का, कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो बारी बारी होती रहती है या तो वो कभी हुई है जो आज भी आपको दुख पहुंचाती है, कोई एक घटना, कोई एक उदाहरण सिर्फ आपको लेना है जिससे आप दुखी होते हैं। शायद आज दुखी ना हो, लेकिन बारी बारी कोई इंसान से आप दुखी होते हैं, कोई घटना के पुनरावर्तन से दुखी होते हैं या दुखी हुए थे कहीं। कोई भी एक घटना जो आपके लिए दुखद है, जो आपको दुख देती है। मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट इसके लिए देता हूं। कोई भी ऐसी घटना हो जो आपको दुख देती है, जो भूतकाल में हुई हो, जो आज तक भी याद करो तो आपको दुख पहुंचाती हो, या आजकल की कोई चीज़ हो, छोटी हो मोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको दुख पहुंचता है। आशा करता हूँ सब लोगों ने ये चीज़ ढूंढ ली होगी। कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। आपको आपके दिल में इसकी कसौटी करनी है कि ये चीज़ सही है या गलत है। आंख बंद रखे हुए
अभी आप ये सोचने की कोशिश करें कि जो घटना हुई है या जो व्यवहार आपके साथ हुआ है, जिस चीज से आपको दुख हुआ है, उस घटना, उस व्यवहार, उस व्यक्ति के प्रति आपका ओपिनियन क्या था। भले आपने आज तक उसको शब्द का स्वरूप नहीं दिया होगा, लेकिन कोई ना कोई ओपिनियन आप रखते हैं, जो ओपिनियन से वो दुख खड़ा होता है। कौन सा आपका वो अभिप्राय है, जो अभिप्राय ये दुख को अपने पास बुलाता है, अपने साथ वो लेके आता है दुख को। आपका ही कोई अभिप्राय है। आपका ये अभिप्राय है, आपका ये परसेप्शन है, आपकी ये बिलीफ है, चाहे कोई भी शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा ये दृष्टिकोण है, हमारा ये ओपिनियन है। हम उस तरह से उस चीज़ को जज कर रहे हैं और वो जजमेंट से हमारा दुख खड़ा होता है। वो चीज़ से, व्यवहार से, घटना से, व्यक्ति से नहीं, लेकिन हमारे वो घटना, व्यक्ति, व्यवहार के जजमेंट से या अभिप्राय से ये दुख हमारे अंदर खड़ा होता है। ढूंढने की कोशिश करिए, क्या आपका ओपिनियन है उस घटना का, व्यक्ति का, व्यवहार का, जो आपको दुख देता है। अगर आप वो ओपिनियन को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपने मन के, तो आप आखिरी स्टेप्स पे जा सकते हैं। आखिरी स्टेप ये है, क्या आप वो ओपिनियन को छोड़ सकते हैं? क्या आप वो ओपिनियन को बदल सकते हैं? वो अभिप्राय है जो आपको दुख दे रहा है, क्या आप उस अभिप्राय को छोड़ सकते हैं या उसको उस तरह से बदल सकते हैं कि वो दुख चला जाए? अगर आप वो अभिप्राय जो है, जो मन में फॉर्म होता है, मन में निर्माण होता है, अपने आप हो जाता है, अगर आप उसको पकड़ पाएंगे और अगर आप उसको छोड़ पाएंगे, उसको आपको छोड़ देना है। उसके साथ आपको खुद जाके मिलना नहीं है या उसको पकड़ के नहीं रखना है। हम उसको पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ देना है। अगर आप छोड़ सके या वो अभिप्राय को बदल सके, उस तरह से बदले कि जो दुख की आपकी फीलिंग है वो चली जाए। अगर आप ये एक बार कर सकते हैं तो ये आप बारी बारी भी कर सकते हैं। सो आप आंखें खोल सकते हैं। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत अद्भुत और बहुत बड़ी बात है। कुछ एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं ऑडियंस में से, जिनको ये बात पकड़ में आई हो, जो लोग समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। माना कोई आपका इंसल्ट कर रहा है, बहुत सारी गालियाँ आपको दे रहा है, तो आपको दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। तो जब मुझे दुख हो रहा हो तब मेरा क्या ओपिनियन है जिसकी वजह से ये दुख जुड़ा हुआ है। माने एक सिक्के की
दोनों बाजू की बराबर है, अभिप्राय और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। तो शायद मेरा ओपिनियन ये होगा कि वो मेरा इंसल्ट कैसे कर सकता है, या फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए। आप देखो, कोई ना कोई ओपिनियन होगा। ओपिनियन को आप एक्सपेक्टेशंस भी कह सकते हैं, ओपिनियन को आप पैराडिम भी कह सकते हैं। मैंने बोला लैंग्वेज कोई भी यूज़ करिए, लेकिन कोई ओपिनियन, कोई बिलीफ, कोई थिंकिंग हम फॉर्म करते हैं उसके साथ जोड़ के। अगर इंसान ऐसा सोचे कि कुछ तो मैं इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत बोरिंग आदमी नहीं हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, लोगों को स्टिमुलेट करता है, कोई खुश होता है, कोई गाली देता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मैं बोरिंग नहीं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ही कोई मुझे विरोध कर रहा है मेरा, या मुझे मेरा अपमान कर रहा है। आप सोचेंगे ऐसे, आपको ऐसे सोचना है कि वो दुख की जो फीलिंग है वो चली जाए। ये ओपिनियन का ढूंढना और ड्रॉप करना, उसमें लक्षण ये है कि आपका जो दुख है वहाँ आपको शांति होनी चाहिए। अगर ये होती है तो ही वो आपका जो ओपिनियन जो आपने पकड़ा है वो सही साबित होता है। इसके लिए एक रूपक है, बहुत फेमस है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मानो आप एक कश्ती में जा रहे हैं और बहुत धुम्मस है, फॉग है, बहुत कुछ दिख नहीं रहा, कश्ती में जा रहे हैं और अचानक उससे दूसरी कश्ती टकराती है। जैसे कश्ती टकराती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत बेचैन हो जाते हो, कौन है सामने वाला, दिखता नहीं है, चलाता नहीं है ठीक से, वगैरह वगैरह। अचानक धुम्मस हट जाता है और आप देखते हो कि वो कश्ती खाली है, उसमें कोई है ही नहीं। तो जो गुस्सा था आपका वो तुरंत चला जाता है। ये गुस्सा क्यों चला गया? अब गुस्सा किससे करेंगे? हाँ, इंसान का स्वभाव है कि ठोकर लगती है तो पत्थर पर भी गुस्सा करता है वो, वो पत्थर को जिम्मेदार ठहराता है, वो अलग बात है, जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है उसमें। लेकिन कश्ती में अगर कोई नहीं देखते हैं तो हम गुस्सा नहीं करते, हम चले जाते हैं साइड से, तो सब सिचुएशंस को हमें ऐसे लेना है कि कश्ती में कोई नहीं। हर सिचुएशन में आपको वो ड्रॉप कर लेना है कि किसने क्यों ऐसा मेरे साथ किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो जब हम निकाल देते हैं, हाँ हुआ, होता है, सब कुछ होता ही है, मुझे उसके साथ डील करना है, जो कर सकता हूँ वो, और आगे चले जाना है। तो ये मैं मानता हूँ, बात जितनी बोलने में आसान है उतनी करने में आसान नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। 2000 साल पहले भी किसी ने किया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स शेयरिंग फ्रॉम ऑडियंस। लेट्स सी कि ये हम कर पाए हैं कि नहीं। एनीबडी वांट्स टू शेयर? कैन वी गिव माइक्स टू ऑडियंस प्लीज? Who would like to do? Yes. Can you please pass on mic to Madhvi? आप ब्रीफ में बताओ कि कौन सी दुख थी, क्या ओपिनियन फॉर्म किया था और उससे क्या था? मैं थोड़ी बीमार थी, बुखार था मुझे, और लेकिन खुश थी, मतलब कुछ दुख की भावना और ऐसी नहीं थी। मैं उसके पहले दिन कुछ एक अच्छा काम करके आई थी और आई वॉज इन हैप्पी मूड। और मेरी माँ ऑफिस चली गई थी और मैं सो गई थी क्योंकि बुखार था मुझे, तबीयत ठीक नहीं थी। और मुझे जब मैं नींद से उठी तो मैंने उनको कॉल किया कि मुझे आप कब आ रहे घर, और तो इतनी सिंपल बात मुझे उनसे पूछनी थी कि फिर मैं आगे का क्या करना है वो सोच सकती थी। और मुझे बुखार उतर नहीं रहा था, मैं उठ नहीं पा रही थी, तो मेरा ऐसा था कि वो जब आएंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बस इतना ही सिंपल था। और एक बार फोन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उनका उठाया नहीं गया। सिंपल बात है, लेकिन अभी आपने जो बोला तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि उस वक्त मेरा ओपिनियन जो उनके पास्ट के बारे में था
कि वो हर बार मुझे निग्लेक्ट करती है, जानबूझ के मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। ये जो मेरा ओपिनियन उस वक़्त फ़ॉर्म हुआ, उसकी वजह से मेरा जो हैप्पी मूड था, वो चला गया और गुस्सा आ गया उस वक़्त। अगर वो नहीं आता तो ये सिंपल बात थी कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई काम में हो सकता है या सच में वो ट्रैवल कर रहा है तो आवाज़ नहीं जाती है। तो जब वो घर आई, तो ऐसे बहुत फिर मैं गुस्से से उनको फ़ोन लगाती रही और फ़ोन वो उठा रही थी, लेकिन वो ट्रेन में थी तो रेंज नहीं आ रही थी, वापस बात नहीं हो रही थी। तो मैं और उससे और गुस्सा होते गई उनके ऊपर और जब वो घर आई फाइनली, तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। लेकिन अभी मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि जैसे उनको पता ही नहीं था। सुबह जब वो निकली थी, मुझे थोड़ा-सा बुखार था, वो अचानक से चढ़ जाएगा या मुझे ऐसी कुछ कंडीशन लगेगी, उनको पता नहीं था। शी वाज़ नॉट अवेयर। तो वो जानबूझ के इग्नोरेंट नहीं कर रही थी, शी वाज़न्ट अवेयर ऑफ वो जो जैसे वो नॉर्मल पर्सन बिहेव करता है, वैसे ही उनका बिहेवियर था। मेरा जो ओपिनियन था उनके बारे में, पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरे ख़्यालों से मैंने बनाया कि हाँ, ये जानबूझ के ही कर रही है, उनको आना ही नहीं है, उनको मुझे मेरी केयर करनी नहीं है, मेरा कुछ भी हो जाए उनको परवाह नहीं है। जो मैंने खुद ओपिनियंस बनाए बन गए थे मेरे, उस ओपिनियन से मेरा वो गुस्सा बढ़ गया और मुझे और तकलीफ हुई। तो मैंने खुद को ही तकलीफ हुई और सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो जब आपने अभी ये कहा तो आई रियलाइज कि वो ओपिनियन मुझे छूट रहा है। तो जैसे मैं मेरे धुन में होती हूँ, आई एंजॉय, जब मैं अकेली होती हूँ तो ट्रैवलिंग एंजॉय करती हूँ, वैसे वो भी उनके धुन में होगी, वो उनकी एंजॉयमेंट होगी। जब वो अकेली होती है, वो कुछ सोच रही होगी, कुछ बातें कर रही होगी किसी से, तो वो उनका इग्नोरेंस नहीं था, वो उनका इनोसेंस बोल सकते हैं। तो वो गुस्सा मेरा बोलते कि अच्छा नहीं था, मतलब योग्य नहीं था। लेकिन ये और मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी दुख की फीलिंग है उसके साथ आप ओपिनियन को जोड़ सके। हाँ। और आप ये समझे कि सामने वाले आदमी ने जो भी किया उसके पास कोई पावर नहीं है, उससे आप दुखी नहीं होते हैं। दुखी आप इसलिए होते हैं कि जो हुआ उसका एक ओपिनियन हम फॉर्म करते हैं और उसके ओपिनियन से ही दुख होता है। कभी की बाहर की घटना से दुख नहीं होता, बस यही समझना है, ठीक है। एक बार ये दिल पे उतर जाता है तो क्या होता है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दुख हुआ, याद आया तो यार मुझे खुद का ओपिनियन नहीं बदलना है, राइट। तो ये जिंदगी की दिशा बदल जाती है, फिर तो साधना चलती रहती है, लेकिन ये बात ओके। मैं एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे दुख होते हैं जिसका कोई राहत ही नहीं है। हाँ जी, मतलब यू कैन रैशनलाइज इट ये और आगे भी जा सकते हैं, हाँ जी, बट ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से मिटा सकते। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैं एक दो दे सकता हूँ। एक दुखी का एग्जाम्पल है, एक कुछ सच का है। एक है, लेकिन देखिए ना, हमने आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई ग्रैंडसन एट द टाइम एंड माई डॉटर कंसीव्ड। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ बिकॉज इतना सरल नहीं, कोई बात तो मिक्स करो। मैं दुनिया का हर चीज़ लाया, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। लंदन गया, आई गॉट समथिंग फॉर हिम और हर। But when the boy was born, he was born autistic. मतलब I don't blame anybody. I don't blame my daughter. I don't blame the boy. We love him. आज भी हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दुख को तो हम मिटा नहीं सकते। इसका कोई राहत नहीं है except to pray to God and say ये बच्चे को अच्छा होना चाहिए। This is one example. बस आप यही एग्जाम्पल ले लीजिए और आपको ये सोचना है, ये हम जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं उसको लेके, कि जो बच्चा है उसकी वजह से दुख हो रहा है या हम उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो हालत है, उसके बारे में कुछ एक तरह से सोच के हम दुख पैदा कर रहे हैं। सही बात है। ये सोचना है, माने ये गहराई वाली बात है, डिफ़िकल्ट बात है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि वो जो राजा था, 10 बच्चों की मौत देखी उसने, तो उसके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन उसकी थोड़ी ट्रेजिक स्टोरी और भी आगे मैं बाद में बताता हूँ।
लेकिन ये हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूसरा बताता हूँ, जो कुछ साल पहले बारी बारी होता है वैसे, लेकिन कुछ मेरे जानने वाले लोगों के साथ हुआ था कि उनका यंग आदमी गुजर गया, बच्चा। काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं उनकी स्टोरी, हमारे दोस्त हैं। तो वो दुख में से बाहर नहीं आ पाते हैं। हफ्ता हुआ, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, साल हुआ। तो मैं भी सोचता था कि क्या हो सकता है कि आप पूरी ज़िंदगी ये दुख में गुजारेंगे। और मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि ये क्यों दुखी रहते हैं। जो बच्चा चला गया है वो तो वापस आने वाला नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि कई बार जो रियलिटी होती है ज़िंदगी की, उसका हम स्वीकार नहीं करते। हम भगवान नहीं हैं, हमारे सब कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जो घटता है ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ घटती है। कितने सारे बच्चे हैं ऐसे, कितने सारे सिचुएशंस है जो कितनी दुखद है अगर हम सोचे तो, जो बहुत कम नसीब लोग होते हैं। तो जिंदगी है, चलती रहती है। तो क्या वो सिचुएशन से हमें दुख होता है, या उसके बारे में कोई पर्टिकुलर तरीके से सोच के हम दुख खड़ा करते हैं। और एक और चीज़ मुझे डिफरेंट, आपका सवाल बहुत अच्छा था, तो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए 2 चीज़ बताने के लिए। एक तो ये है कि संवेदना का अनुभव और दुख का अनुभव वो एक चीज़ नहीं है। हमें कुछ बाहर होता है तो संवेदना होती है। कोई मुझे चांटा पड़ेगा तो मुझे बॉडी में सेंसेशन होते हैं। सिमिलरली कोई मुझे कुछ कहता है तो एक क्षण में मुझे सेंसेशन होते हैं, संवेदना होती है। हमारे पास दिल है, एक रडार है, वो चीज़ पकड़ता है। दुख हम उसको कहते हैं जब हम उसको छोड़ते नहीं, वो संवेदना को अभिप्राय से दुख में बदल के उसको पकड़ के रखते हैं और दुख में रहते हैं। संवेदना ऐसी चीज़ होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, आप स्विच ऑन करते हो तो वायर में से गुजर जाती है। तो संवेदना ऐसी होती है कि वो चली जाती है। खुशी की संवेदना चली जाती है, दुख की संवेदना चली जाती है। संवेदनाएं होती रहती है और चलती रहती है। जैसे समुद्र में लहरें आती रहती है, आती है जाती है। तो वी आर द व्हीकल टू जस्ट एक्सपीरियंस दैट थिंग। लेकिन हमें उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब हम अभिप्राय फॉर्म करते हैं, ओपिनियन फॉर्म करते हैं और ओपिनियन को हम रिजिड बना देते हैं, बदलते नहीं हैं, तब वो संवेदना को हम खुद दुख में कन्वर्ट करके हम उसको अपने साथ जुड़ी रखते हैं। एक चीज़ काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगी, कुछ लोगों को पता है, मुझे पता है। लेकिन ये जो मार्कस ऑरेलियस का जो एरा था, वो एरा था और उनकी जो फिलॉसफी थी उसको स्टोइक फिलॉसफी कहते हैं। मेरी एक किताब 3 साल पहले आई थी जो सेनेका की थी, ये मेरी दूसरी किताब है स्टोइक फिलॉसफी पे। तो स्टोइक फिलॉसफी वो एक फिलॉसफी का एक प्रकार है जिसका हार्द ये है कि इंसान इमोशन से दूर होके अपने सेल्फ कंट्रोल से, डिसिप्लिन से अपना सोचने का तरीका बदल करके ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकता है। ये स्टोइक फिलॉसफी का हार्ट है। आप कोई भी स्टोइक फिलॉसफी के बहुत सारे, सोक्रेटिस का नाम तो सबने सुना है। सोक्रेटिस पता नहीं हो कि स्टोइक फिलॉसफी क्या है तो सोक्रेटिस वो स्टोइक फिलोसोफर माना जाता है। वो उसकी जो फिलॉसफी है उसको हम स्टोइक फिलॉसफी बोलते हैं। तो जिनको भावनाओं के साथ संघर्ष है ज़्यादा, उनके लिए स्टोइक फिलॉसफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हर चीज़ की साधना करनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम दिस साइड। Question. I have a question. Yes, yes, yes. Yes, sir. हम 2000 साल पहले की जब बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो शायद ये उचित होगा कि उससे पहले 2500 साल पहले जो बुद्ध ने सिखाया था, हाँ जी, कि दुख है, दुख का कारण है, बिल्कुल। और दुख का निवारण है और निवारण का एक मार्ग है। यस, तो उसके कारण आपने जो संवेदना की बात करी भी, हाँ जी, तो वो कौन सी दुखद संवेदना है, कौन सी सुखद संवेदना है, हाँ जी, किस प्रकार के क्रीविंग और इमोशंस के संस्कार
जो के रूप से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और संवेदना को माइंड और बॉडी का क्या संबंध है, बिल्कुल उसका काफी प्रोफाउंड साइंस उन्होंने मानव जाति के लिए सही, अर्पण सही। किया है। सही। तो ये जो विद्या जो दी है, हाँ जी, जो यूनिवर्सल विद्या है, हाँ जी, और इट्स यूनिवर्सल विद्या, विद्या फॉर यूनिवर्सल इल्स, हाँ जी, यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल। हाँ जी, तो उसका भी शायद ये मार्कस पे प्रभाव होगा, ऐसा देख रहे हैं। हाँ। तो जो ये विद्या है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है, हाँ जी, और अभी भी उपस्थित है, हाँ जी, जिसका लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, हाँ जी, तो उसका भी लाभ शायद हम ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज मैं ये मैं बताना चाहता हूँ कि किसका किसके पर प्रभाव था वो तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसके पर मैं हमेशा उसके पर भार रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो गहन सत्य है, ये सब सत्य है, जो चाहे आप कोई भी धर्म से भी ढूंढ सकते हैं, कोई प्रोसेस से ढूंढ सकते हैं, और बहुत सारी प्रोसेसेस है, कोई एक प्रोसेस नहीं है। तो मेरा रवैया हमेशा ये रहा है कि ये सत्य इंसान खुद ढूंढ सकता है, कोई ना कोई तरह से किसी ने ढूंढा है और रिलीजन बनता है, किसी ने ढूंढा है कोई प्रोसेस बनते हैं, और देखो आप कितने सारे गुरुज हैं, कितने सारे धर्म है, कितने सारे संप्रदाय हैं, लेकिन साइंस क्या है? जब हम सब चीज़ों को हटा दें तो एक साइंस होता है। तो ये साइंस जो है वो हर इंसान अपने खुद के माध्यम से भी कर सकता है। तो जैसे मैंने कल ये प्रवीण भाई और दीना बहन के साथ शेयर किया कि रामकृष्ण परमहंस थे, उनका जो कहना था, जो कोई बंगाली होगा तो जानता होगा तो बताएगा, वो असली जो कोटेशन था छोटा सा है, कुछ तो करके है, मैं भूल गया, लेकिन उसका जो मर्म है वो ये है कि ये दुनिया में जितने सर हैं उतने ही अध्यात्म के रास्ते हैं। अध्यात्म की जो इंडिविजुअल जर्नी होती है उसका सबके लिए कोई एक मार्ग नहीं होता, सबको अपनी जर्नी खुद करनी होती है। उसमें कहीं यहाँ से आश्रय मिलता है, कहीं वहाँ से आश्रय मिलता है, कहीं वहाँ से आश्रय मिलता है। एक सीढ़ी की तरह हम आश्रय लेते हैं, चढ़ते हैं, वो आश्रय छोड़ते हैं, दूसरा आश्रय मिलता है। तो ये जर्नी जो है हमारी, उसमें हमको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, हमारी खोज होना ज़रूरी है, और जितनी हमारी उत्कट खोज होती है उतना ही हमें मिलता है। बाहर की चीज़ कुछ नहीं कर सकती अगर इंसान की प्यास ना हो, और अगर इंसान की प्यास हो तो उसको कोई ना कोई रास्ता, कोई जरिया हमेशा मिल जाता है। ये जो अध्यात्म की बात है, ये ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती हुई बात है, उस पर मैं ये भार रखना चाहता हूँ। So I think I would like to have somebody share this connection between opinion and yes. आप पीछे माइक दीजिए प्लीज। हाँ, माइक ऑन करना पड़ेगा आपका। यस, नमस्ते। हाँ जी, मेरे साथ मान लीजिए किसी इंसान का व्यवहार बुरा है कि क्या है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि होते रहते हैं। मान लीजिए मैं कॉलेज चलाता हूँ, स्टूडेंट्स के बिहेवियर, स्टाफ्स के बिहेवियर तरह एक्सपेक्टेशन से बहुत अपोजिट रहते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी संवेदना और दुख की बात कही, हाँ जी, जो पिछले कुछ सालों से मैं 3-4 साल हो गया जिससे जूझ रहा हूँ, जैसे आपने अभी कहा मेडिटेशन करने के लिए किससे दुख हो रहा है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि जैसे आपने अभी सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऊँटों को मरने का आदेश दिया गया, हाँ, क्योंकि पानी वो लोग ज़्यादा पीते हैं बोलते। हाँ, तो मुझे इंसान की ये जो गिरती इंसानियत है उससे ज़्यादा परेशानी होने लगी है। मैं रोड में ट्रैवल करता हूँ, कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा हुआ रहता है, वो तकलीफ़ होने लग गई है। तो ये सारी संवेदना जो है मुझे खुद दुख की ओर ज़्यादा ले रही है। रादर देन मुझे पर्सनली किसी ने क्या बोला क्या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको संवेदना होती है, या आप ये कह रहे हैं कि उससे आपको दुख होता है, दुख से आप फिर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, जी कुछ वैसे- कर नहीं पाते वैसे हो हैं। जाता है। जो वो जो सिंपैथी का एम्पैथी बन के फिर वो सैडनेस पे आके आई एम लूजिंग कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, यस ऐसे हो रहे हैं। ठीक है। सो उसका मतलब ये होता है कि आप जो संवेदनाएं होती है उसको आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, जी उसको एक पर्सपेक्टिव में रख के, जिसको हम बोलते हैं ना फिलोसोफाइज करना पड़ता है। पूरी दुनिया में चलती है सब चीज़ें, तो आप उनको कैसे देखते हो, क्या समझते हो उससे,
आप क्या कर सकते हो उसके बारे में, जो कर सकते हो वो हमको को करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर सकते उसके बारे में हमारा ओपिनियन क्या है? नहीं, जैसे अभी मान लीजिए वही ऑस्ट्रेलिया 2 दिन पहले जब वो बुश फायर की बहुत न्यूज़ आ हाँ रही जी, थी, यस। 5 करोड़ हाँ जी, हाँ जी। जानवर मरे गए बोल के, हाँ जी। तो मैंने फेसबुक पे अपील खुद चलाई, खुद डोनेट किया पैसा, हाँ। अपील चलाई और $300-400 लोगों ने डोनेट भी कर दिया तुरंत। ठीक। नेक्स्ट डे वही ऑस्ट्रेलिया से न्यूज आती है कि ऊँटों को मार दिया गया। नहीं, सो इट्स बिकम वेरी पैथेटिक। यस देन। सो आई थिंक मुझे आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि ये क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस है, तो आपको एक क्षण को पकड़ के वो क्षण को अपने अंदर समझने की बात आती है। तो जहाँ दुख होता है और दो दुख जो अनिवार्य है, जो अगर आपको आपकी ज़िंदगी को रोक देता है कहीं, तो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता रहती है। संवेदनशीलता को मारनी नहीं है, वो तो अच्छी चीज़ है, जब जिससे हम किसी का दुख को हम समझ सकते हैं, वो जो हमारी शक्ति है हृदय की, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा कंट्रोल चला जाए और हम दुख में गिर जाए, उसकी खाई में गिर जाए, तो उसके हमारी जो कर्तव्य शक्ति है उसके पर भी उसकी असर हो सकती है। हम जितना हो सके वो भी न कर पाएंगे अगर हम बहुत दुख में बह जाए तो ये साइंस ये है कि हम उसमें कैसे जल कमलवत रह के हम जी सके। तो आप, मुझे लगता है काफ़ी समझदार है, आपको सोचेंगे इसके बारे में, मेडिटेशन है, तो आप, हम जब अकेले में सोचते हैं तो वो पकड़ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है और उसको छोड़ सकते हैं। सो एनीबडी एल्स? नहीं तो हमारा वक्त हो रहा है। संजीव भाई, हाँ जी, यस। जब आपने इंस्ट्रक्शन दी तो जो बात तुरंत मेरे दिमाग में आई हाँ जी, वो है वो मेरी वाइफ का मेरे बेटे के साथ डेली व्यवहार, हाँ जी, जिससे मुझे दुख होता है, ऐसा मेरे दिमाग में आया। और फिर जब आपने सोचने को कहा कि उसके पीछे क्या ओपिनियन है, तब मुझे पहले ये महसूस हुआ कि बच्चे की हालत देख के तो मुझे कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मुझे तो यही दिमाग में आता है कि मैं भी ओएसिस में जाता हूँ, वो भी मेरे साथ आती है, अपने पेरेंटिंग वर्कशॉप साथ में किया है, तो भी वो क्यों हैंडल अच्छी तरह से नहीं कर सकती है, वही बात दिमाग में आती है। और अब वो मुझे छोड़ना है, और दोनों को मैंने ओएसिस का रास्ता दिखाया है, अब वो दोनों की खुद की जिम्मेदारी भी रहेगी, और मैं उसमें कितना हेल्पफुल बन सकूँगा वो मैं ढूंढूंगा और दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन आपको और भी गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, उसमें आपकी अपेक्षाएं भी आ सकती है, उसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी छोड़ने की बात भी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो ओपिनियन को आप समझने की कोशिश करेंगे ना कि वो क्या जजमेंट है जो आपको दुख से जोड़ देता है। मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक इंसान है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बहुत कोसता है, मेरा इंसल्ट करने की कोई भी अवसर चूकता नहीं है, बहुत भला बुरा बोलता है, बहुत ताने सुनाता है। तो उस वक्त वो संवेदना होती है, एक गुस्सा आता है, दुख होता है, ये क्यों ऐसा करता है इंसान। फिर मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ कि वो बेचारा अज्ञान, वो ज्ञानी नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो खुद दुखी है और उसकी कुछ मेरे पास से अपेक्षाएं होगी जो बराबर नहीं होगी। उसने खुद मान लिया कि ये करेंगे, मैंने नहीं किया, तो उसकी अपेक्षाएं संतुष्ट नहीं होती है, तो वो दुखी हो जाता है, उसको मेरे पर गुस्सा आता है और वो गुस्सा निकालता है। मुझे जब पता चलता है ना कि उसका दोष नहीं, उसकी सिस्टम ऐसे काम कर रही है कि वो मुझे कोसेगा ही नहीं, ना कोसेगा, गुस्सा नहीं करेगा, ताना नहीं मारेगा, तो क्या करेगा, उसकी जगह मैं होगा तो मैं भी करूँगा। तो मैं जैसा मेरा ओपिनियन बदल के मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि नहीं वो ठीक है उसकी जगह पे, तो मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं सामने कोसता नहीं, या उससे मुझे दुख भी नहीं होता। वो ताना मारता है, उसका बहुत स्ट्रांग, और कभी क्या होता है कि कोई आपको ताना मारता है और आप दुखी नहीं होते हो, तो और कोशिश करता है, और जोरदार ताना मारने की कोशिश करेंगे। तो आप ये जैसे समझते जाएंगे और उसके साथ ओपिनियन नहीं जोड़ेंगे, देखेंगे उसको, तो वो दुख में आप चले नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि हाँ जी बताइए। बड़ा सवाल नहीं पूछूंगा, हाँ जी, अपनी अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हैं। हाँ जी, तो एक इसी डिस्कशन को मैं छोटा सा एक अलग डायमेंशन देना चाहूँगा। हाँ जी, जो मुझे लगता है कि जिस तरीके के दुख की बात कर रहे हैं, तो एक आउटसाइड सोर्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी। जिसकी वजह से इन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे ऊपर, उसकी वजह से नहीं हो रहा है।
नहीं मतलब वो एक सोर्स है, हाँ उसके साथ हम जो करते हैं जैसे इंटरेक्शन हो रहा है उस हाँ जी, चीज के हाँ जी, साथ, उस हाँ जी। इंटरेक्शन का रिजल्ट के तौर पे आपको एक इमोशन इवोक होता है, हाँ जी, जिसको प्रॉब्ली दुख भी बोलते हैं। इस हाँ। तरीके के 10 अलग इमोशन भी इवोक होते होंगे बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद यस, ओके, बट समटाइम्स आपके दुख का जो सोर्स है वो आप खुद ही होते हो। आपने, जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने किसी को कुछ साल पहले कुछ गलत बात बोल दी जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी खराब हो गया। अभी अगर उस इंसान से अभी आप इस चीज को आप रैशनलाइज भी कर चुके हो, एनालाइज भी कर चुके हो, आप इसको बहुत तरीके से अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व भी करने की कोशिश कर चुके हो, मेडिटेट भी करने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन वो चीज ऐसी है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप उस कोई इलाज भी यू नहीं। कांट टेक योर वर्ड्स बैक। राइट राइट। उस दुख का आप कैसे उसको अप्रोच करोगे? वो दुख क्यों, वो आपको ओपिनियन नहीं ढूंढना पड़ेगा, भले आपके खुद के साथ हो। ओपिनियन मेरे लिए, मेरे खुद के ओपिनियन, हाँ बिल्कुल। वो मुझे पता है मैं गलत हूँ, वो ओपिनियन भी मैं ढूंढ चुका था। कौन सा ओपिनियन है आपका? कि मैं गलत था। मैंने अगर कोई एक्शन मैंने लिया हाँ, तो वो- मेरे लिए तो सबसे आसान चीज थी अपने बारे में ओपिनियन ढूंढना, हाँ। क्योंकि मैं सॉरी उस वक्त भी फील कर रहा था, हाँ जी, हाँ जी। उसके साल के बाद भी फील कर रहा हूँ, और उसको मैंने ओवर एनालाइज भी करा कि क्या हो सकता है, मैंने अगर कोई चीज बोली तो उसका रीजन क्या हो सकता है। नहीं, सब मैं समझ गया। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अभी दुख होता है आज भी आपको, यस ऑफ कोर्स, वो किस ओपिनियन से हो रहा है? मेरे खुद के ओपिनियन से। कौन सा ओपिनियन, ये ढूंढना है आपको। कि मैं उस वक्त मे भी उतना मैच्योर नहीं था जो मैं उस चीज को समझ नहीं पाया बोलने से पहले। नहीं, वो एनालिसिस है आपकी, वो ओपिनियन नहीं है जिससे दुख हो रहा है। ओपिनियन तो हो सकता है कि मैं गधा आदमी हूँ, कुछ तो है। हाँ ये ओपिनियन जो पहला होगा कि ये भी हो सकता है कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ देखो, कुछ घटना हुई, आपने गलत किया, वो तो आप स्वीकारते हैं, जिम्मेदारी का स्वीकार करते हैं जी, आपने सीख भी लिया उससे। अब वो बात तो पास्ट की हो गई है, आप उसको बदल नहीं सकते, तो आपको दुख क्यों हो रहा है? ये दुख उसको बदल नहीं सकते तो आपको दुख क्यों हो रहा है? ये दुख जो हो रहा है ना, उसका ओपिनियन, ये पूरी जो सिचुएशन है उसके साथ कोई ओपिनियन आपका जुड़ा है जो दुख खड़ा। हाँ इस बात को मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपने सब कुछ सही किया है, क्योंकि दुख तो होता है। यहाँ सही बात है। इसलिए आपको ये सोचना है कि क्या है कि किनारे पे आपने 10 चेन लगाई थी और आपने 9 चेन तो तोड़ दी, जिम्मेदारी लेके सीख के। अब एक चेन बाकी रह गई है, वो जब टूटेगी, वो ओपिनियन जब टूटेगा, तभी आपकी सफर, तब आप मुक्त हो जाएंगे और वह सफर तो आगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को ही माफ नहीं करना चाहते होंगे? आ रहे हैं आप बराबर सही दिशा में। और वो जो माफ करना हम कहते हैं ना, उसको आप ओपिनियन या बिलीफ में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। पर मैंने जैसे गलती की है तो मैं क्यों माफ करूँ? आपने ओपिनियन को रख दिया के सामने। बस इसी चीज के बारे में अगर आप सोचेंगे गहराई से, जो मार्कर रूलिस कहते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है, इसका क्या फायदा है, यू नो, आप उसके बारे में, जिंदगी क्या है, क्या हो सकता है, कोई भी इंसान क्या कर सकता है पास्ट के बारे में, अपनी बात छोड़िए, कोई भी इंसान से गलती हुई, उस गलती का स्वीकार कर सकता है, गलती से सीख सकता है, फिर वो क्या कर सकता है, फिर उसे क्यों दुखी रहना चाहिए। आप उसको बहुत गहराई से सोचेंगे तो कनेक्शन आपको पता चलेगा, और वो ओपिनियन जैसे पता चल जाएगा तो जो आप माफ करने की बात करते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएगा और वो चला जाएगा। ठीक है, इस सेशन के बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ओके दोस्तों, सो आई थिंक ये बहुत ही, हाँ जी, वैसे हमारा वक्त हो गया है, सबके खाने के लेट होने के आप जिम्मेदार होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, बताइए। सबकी सहमति है, 5-7 मिनट और ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जब दुख मिले, हाँ जी, दुनिया वाले तो दुख तो देंगे। नहीं, दुनिया वाले दुख नहीं देते। हम दुनिया वालों जो करते हैं उससे हम दुख बनाते हैं, अपने लिए खुद बनाते हैं। दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते, बेचारे क्या कर सकते हैं दुनिया वाले? जो करते हैं हम सब हमारे मन में करते हैं।
हमारी सोच से ही दुख खड़ा होता है, और हमारी सोच बदलने से ही दुख एक जाता बार क्या हुआ, मेरे घर में चोरी हुई, मगर की उसने जिसको मेरे फायदा पहुंचा। है। हाँ जी। अब जी तो मेरे हाथ में चला गया, और इस चीज का वर्कशॉप किया था मैंने, हाँ कि मैंने कहा अगर मैं इसको हाथ में ले लूं हाँ तो और प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। सही है। मैंने क्या क्या गाड़ी में चलाता था ही मैंने कहा कभी कभी ब्रेक भी डालनी पड़ेगी, एक्सीलेटर से भी कर करके आगे जाना है, ये हॉट में मुझे नहीं है। तो फिर एक शहर में लास्ट पे कहूँ कि मुसीबत का अवहाल हर एक से कहना, मुसीबत का अवहाल हर एक से कहना, मुसीबत से है मुसीबत है। तो जब दुख मिले गाड़ी में ब्रेक मारो और आगे जाओ, वरना ये दुख और मुसीबत बन जाते हैं, ये आगे जीने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है लोग ही दुख देते हैं। मैं ऐसी ऑफिस में हूँ, कोई मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी दुख देते हैं। अच्छा, और इसका वर्कशॉप आगे लेना है, नहीं देते आप, तो इन चीजों से थोड़ा थोड़ा दुख होता है। बस मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि जब आपको ये जो राज पसंद है, जब आपको आ जाएगा तो एक दूसरी भी शायरी निकलने वाली है आपके अंदर, तो उसका हमको इंतजार रहेगा। Okay friends, so I think time to conclude. लेकिन मैं एक दोस्त के एक आप सबके दोस्त की तरफ से मैं एक खास कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गहरी, बहुत महत्व की बात है, उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए। इसके लिए थोड़ा वक्त अपने साथ बसर करना ज़रूरी है। ये हालते चालते मोबाइल में रह के हम ये सब नहीं कर सकते। उसके लिए हर रोज़ 15 मिनट, आधा घंटा भी आप एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दुख है जो भी दुख होता है, वो हर दुख आपको आपके करीब ले जाता है, वो आपको एक कला सिखाता है जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, और धीरे धीरे हम ऐसे मकाम पे जा सकते हैं जहाँ एक्चुअली दुख हमको छू न सके। ये हमारी सबकी यात्रा है। तो एक मुझे बहुत फ़ायदेमंद है, मुझे बहुत उससे फ़ायदा हुआ है ज़िंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सब लोग गंभीरता से ले। तो मैंने बताया आपको हर चीज का सलूशन है, इसलिए हर दुख का भी सलूशन होगा कुछ हर दुख का एक ही सॉल्यूशन है। आप बहुत अच्छी इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हर दुख का एक ही सॉल्यूशन है कि वो दुख, चाहे दुख कोई भी प्रकार का हो, कोई भी इंसान से हो, जीवन के कोई भी क्षेत्र से हो, वो दुख का सॉल्यूशन यही है कि वो दुख आपने खुद कैसे क्रिएट किया, वो आप ढूंढ ले, समझ ले, और जैसे ही जो रीजन आया है, जिस आपने खुद खड़ा किया है, उसको आप जैसे ड्रॉप कर लेंगे तो वो दुख चला जाएगा। 3 वर्ड्स में सारी पूरी लाइफ का दिया गया है। लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन। आप क्या दुख किस बात का है? That's what you are asking now, ना? This is the answer, you have to give it yourself. वही मैं बोल रहा हूँ सर, यही नहीं, आप बोल रहे हैं। मेडिटेशन तो यही है। This is the answer. Life has to go on. लाइफ गोज ऑन। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बहुत सारे ट्रांसलेशंस है। उसका मेरा मतलब ये था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी है, और आपको ताज्जुब होगा कि आप अगर उसको गूगल करेंगे, अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, तो आपको मेडिटेशन किताब के कितने सारे कलरफुल टाइटल्स मिलेंगे। सेम किताब है लेकिन अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेट की है। जैसे ये मेडिटेशन की किताब है, सेम किताब है, ये सेम किताब है, ये सब किताबें अवेलेबल है मार्केट में। ये भी सेम किताब है, ये सब किताब इमीडिएटली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है। ये भी किताब है, मेरे पास दूसरी 3 है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, मेरे पास यहाँ नहीं है। ठीक है, सो ये सब मेडिटेशंस की किताबें हैं, बहुत इजीली, बहुत चीपली अवेलेबल है। और कई लोग मुझे जानते हैं, मेरी किताब पढ़ते हैं, मुझे लेखक की तरह जानते हैं। उनके साथ एक पर्सनल छोटी चीज़ शेयर करके देन आई वुड लाइक टू लॉन्च द बुक, और फिर हम डिनर के लिए जाएंगे। वो छोटी चीज़ ये है कि मेरी जर्नी जो है
किताबें जो मैंने अनुवाद की है उसमें ये किताब मेरे लिए सबसे मुश्किल रही है ट्रांसलेट करने के लिए। मेरा सब कुछ निचोड़ दिया है ये किताब ने। उसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो बहुत गहरा ज्ञान था, उसको समझना और उसको अनुवाद करके गुजराती में उतारना मेरे लिए आसान नहीं था। आई डोंट थिंक आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बस 1 साल लगा मुझे याद है लास्ट एनुअल रिट्रीट में मुझे ये करना था और अल्टीमेटली मैंने 12 महीने के बाद मैं ये कर पाया हूँ। तो बहुत मुश्किल है और शायद समझने के लिए भी उतनी मुश्किल रहेगी, लेकिन उसके अनुवाद करने की प्रक्रिया में जो मैंने पाया है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं और सोच रहा हूँ इसको और भी हम कैसे लोगों को सुलभ बनाए, ज़्यादा कैसे उसको आसान करें। मे भी उसका दूसरा प्रोजेक्ट हम लेंगे, लेकिन एक बार कम से कम घर में रखने की एक्सेसिबल रखने जैसी किताब है। आज न काम आए कल काम आ जाएगी। तो 2000 साल का जो ये विस्डम है वो हमें बिल्कुल हैंडी रखना चाहिए। सो मेरे जो एंकर्स थे, इंट्रोडक्शन दी थी प्रवीण भाई और दीना बहन, आप प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। वी वुड लाइक टू लॉन्च द बुक। एंड ऑफ कोर्स किताब के लिए मेरी पूरी टीम, मेरे जो भी दोस्तों ने ये किताब के लिए मुझे हेल्प की है, प्लीज़ इधर आ जाइए ऑन स्टेज। जल्दी आ जाइए, लोग भूखे हैं। चलो जल्दी जिन्होंने भी मुझे हेल्प की है ये किताब के लिए, सब लोग इधर आ जाएंगे प्लीज़। अलकेश प्लीज़ एक इस तरफ आ जाइए। माया आ जाइए। Okay guys, go ahead. समझी गयो શું કર્યો કેન યુ ઓબ્ઝર્વ ગાઈસ दुनिया के इतने देशों में ये किताब का कितना सारा ट्रांसलेशन हुआ है, एक इंग्लिश की भी कितनी सारी एडिशन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, मेडिटेशंस की शायद दुनिया की ये सबसे खूबसूरत किताब है, थैंक्स टू जॉली। मेरे हिसाब से विश्व की ये सबसे खूबसूरत किताब होनी चाहिए, इतनी बढ़िया जॉली ने इसकी डिज़ाइन की। So thank you guys and You see what a privilege we got just by being here and being a part of Oasis, and I am just so happy to be here and doing this. Thank you very much. This is actually what I was going to tell you, that I was skeptical about the meditation because in United States it was very common and there are so many centers there, and I never seen the difference in the life of the people I met. They all go into chanting, they go all into saying Om, and it was ritualistic. So finally, actually, me and Dina went to Abu, where they show the Raj Yoga, and I think meditation is the way we both are pursuing, and this is a timely thing, and thank you very much. Thank you everybody. Let's proceed for the dinner.